वेलकम बैक। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। चलिए देखते हैं किसे कहते हैं फिजिक्स और यहां से क्या सवाल बनते हैं और कौन कौन सा इसका सेक्शन है जिसको हम लोग पढ़ेंगे और जिसको आसानी से हम लोग एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। भौतिक विज्ञान, सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भौतिक विज्ञान है कि विज्ञान की एक शाखा है। नाम से ही पता चल रहा है, इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। क्लियर है। अब लोग भौतिक विज्ञान की बात करें, इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ते क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान में नेचुरल फेनोमेना के बारे में पढ़ते हैं, मतलब प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं और उन घटनाओं को व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ उन घटनाओं के माध्यम से हम सीख लेते हैं और उसका दिन पर दिन के जीवन में उपयोग करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए, बहुत सारे मैकेनिज्म हो गए, इसको हम लोग बनाते हैं। बेसिकली एक वर्ड में कहें तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फेनोमेना। यानी भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसकी खोज करते हैं, उसको व्याख्या करते हैं और उनको लोगों को समझाने के लिए न्यूमेरिकल या अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू में प्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं। हम लोग भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में देखें कि हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो याद रखिएगा गैलीलियो गैलीली को भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। बाद में अगर हम लोग मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, आधुनिक भौतिकी की बात करें, तो आधुनिक भौतिकी में अभूतपूर्व योगदान के लिए हम लोग अल्बर्ट आइंस्टीन को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो दो सवाल आप याद रख सकते हैं। अगर जनरली पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ फिजिक्स, तो आप उसका आंसर कर दीजिएगा गैलीलियो गैलीली। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, तो आपका आंसर कीजिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस फिजिक्स को हम लोग पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान का चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? कोई ना कोई टॉपिक तो हमें पढ़ना होगा। तो कितने सारे टॉपिक हैं और क्या क्या पढ़ेंगे जहां से एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम लोग फिजिक्स में टॉपिक की बात करें तो सबसे पहला जो हमें पढ़ना रहता है वो पढ़ना रहता है मेजरमेंट यानी कि मापन। पहला टॉपिक तो यही रहता है, मेजरमेंट यानी कि मापन। हमारा दूसरा टॉपिक क्या रहता है? मैकेनिज्म, यांत्रिकी। क्या रहेगा? यांत्रिकी। इस यांत्रिकी के अंदर आप लोग लगभग सारा चीज जो भी ट्रेडिशनल हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग दूरी के बारे में हो गया या द्रव्यमान के बारे में हो गया, यानी मास हो गया, या फिर मान लेते हैं वेलोसिटी हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, मोमेंटम हो गया, संवेग हो गया, इनर्शिया हो गया, जड़त्व हो गया, कार्य हो गया, शक्ति हो गई, ये सारा हम लोग यांत्रिकी के अंदर पढ़ लेते हैं या पढ़ेंगे। इसके बाद मापन यांत्रिकी के बाद जिस टॉपिक पर आपको विशेष ध्यान है वो है ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स बोले या फिर प्रकाश कहिए, प्रकाशिकी कहिए। स्टडी अबाउट लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। प्रकाश के बारे में अध्ययन करना है। यहां से आपको सारा टर्म पढ़ना होगा, जितने सारे प्रकाश की घटनाएं हैं साथ ही साथ आपको जितने तरह के लेंस हो गए हैं, मिरर हो गए हैं, जिस तरह के सवाल बनते होंगे वो सब हम लोग देखेंगे। इसके बाद साउंड यानी कि ध्वनि। कौन सा टॉपिक बात करें हम लोग? साउंड यानी कि ध्वनि। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत एवं चुंबकत्व। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, विद्युत एवं चुंबकत्व। और इसके बाद जो बचे हुए सेक्शन है वो आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स। यानी कि आधुनिक भौतिकी। जो भी रोबोटिक्स पे खोज हो रहा है, जो भी रिसर्च चल रहे हैं, चाहे वो स्पेस में रिसर्च चल रहा हो, जो भी हम लोग टेलीविजन में खोज कर रहे हैं, तो ये वाला सेक्शन। यानी कि सबसे पहले हम लोग मापन से स्टार्ट करेंगे, फिर यांत्रिकी, फिर ऑप्टिक्स, फिर साउंड, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स। अगर हम लोग मोटा मोटी इतना सारा चैप्टर को कवर कर ले तो हमें फिजिक्स से जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में वो छूटने की संभावनाएं बहुत कम है।
अब या फिर हम ये कह सकते हैं कि नहीं छूटेंगे। इतना हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम सारे को डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट चैप्टर से, मापन चैप्टर से। आइए सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म को समझ लेते हैं। पूरे फिजिक्स में हम लोग जो भी टर्म का यूज करेंगे, चाहे वो लेंथ के बारे में, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट के बारे में, चाहे वो वेग के बारे में, या फिर स्पीड के बारे में, मोमेंटम के बारे में, और चाल, दूरी, संवेग, द्रव्यमान, त्वरण, एक्सेलरेशन, जितने सारे टर्म को लोग यूज करेंगे उन सबको फिजिक्स में एक सिंपल सा वर्ड दिया हुआ है, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। और पूरा फिजिक्स उसी पर डिपेंडेंट है कि उसकी सही मात्रात्मक स्थिति या उसकी जो स्थिति है किस कंडीशन में है, क्या है, उसी को व्याख्या करने में पूरा फिजिक्स जाता है। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो मैग्नेटिज्म है, तो उसको हम लोग सिंपल सा वर्ड में क्या लिख लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। सवाल तो यहां से ही बनता है। आइए थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो क्या हम लोग बात किए, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहेंगे एक वर्ड में कि फिजिकल क्वांटिटी हम किसे कहते हैं, कि पूरे भौतिक विज्ञान में, पूरी जो हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, इस पे हम लोग जितने सारे टर्म यूज करेंगे, जितने सारे टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो मैग्नेटिज्म हो, इन सभी टर्म की परफेक्ट कंडीशन, परफेक्ट क्वांटिटी या क्वालिटी या उसका पोजीशन, इन सबको बताने के लिए जिस टर्म का हम यूज करते हैं फिजिक्स में, वो क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि। क्लियर है सभी के लिए। आगे हम लोग इस भौतिक राशि को, फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। एक को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि, और एक दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। वैसे तो आप लोग परिचित होंगे किसको कहते हैं वेक्टर राशि या किसको कहते हैं सदिश राशि और क्या होते हैं अदिश राशि। फिर भी हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे, और यहां से जो छोटा छोटा सवाल बनता है और जहां से हम लोग मिस्टेक कर लेते हैं, जानते हुए भी जहां पर गलत बन जाता है, उन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। कि पढ़े तो हैं, किसे कहते हैं वेक्टर या किसे कहते हैं स्केलर, फिर भी सवाल एग्जाम में आते हैं और लगा कि हम सही बना के हैं और फिर क्या होता है, वो गलत बन जाता है। पहला बात, हम लोग स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, एक सिंपल सा हम लोग डेफिनेशन क्या लिखते हैं कि भैया स्केलर क्वांटिटी हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सही लिखे ना जी, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, केवल क्या हो, परिमाण। एक सिंपल वर्ड में क्या कह देते हैं, केवल इसमें क्या है, परिमाण, मतलब मैग्नीट्यूड हो, उसका कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हो, 1 2 3 4 5 इस तरह कुछ वैल्यू हो। और क्या कह लेते हैं कि सदिश राशि उसे कहते हैं इस पे मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में क्या हो जाए, डायरेक्शन, मतलब दिशा, परिमाण और दिशा दोनों। ये हम लोग याद कर लेते हैं और इसके बेसिस पे कई सारे हम लोग एग्जाम्पल याद कर लेते हैं, रट जाते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, परिमाण और दिशा होने का मतलब क्या है। थोड़ा सा इस डेफिनेशन को हम लोग करेक्ट भी करेंगे। बहुत हद तक ये डेफिनेशन सही है, लेकिन एग्जाम में जब सवाल बनाता है तो इस डेफिनेशन के साथ खेल जाता है और हम एग्जाम में गलत बना के आते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, अब हम बात करते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। परिमाण कहने का मतलब कुछ वैल्यू होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू हो, और दिशा मतलब उसके पास डायरेक्शन हो। चलिए एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, विद्युत धारा के बारे में। अब हम लोग विद्युत धारा की बात करते हैं कि विद्युत धारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो आप में से बहुत कोई रट के रखे होंगे स्केलर क्वांटिटी है। एग्जाम हॉल में हो सकता है कि डेफिनेशन का नाम से गलत बना क्या है, सिंपल सा टर्म। और हम आपसे ये पूछे, अभी तो आप बताएं कि जिसके पास परिमाण होता है वो क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होता है वो कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी।
क्या विद्युत धारा के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नहीं है? दोनों ही प्रेजेंट है। हम लोग बात करते हैं कि प्लस से माइनस की ओर करंट फ्लो कर रहा है। जब हम सर्किट बनाते हैं तो सर्किट में पता चलता है कि किस तरफ से किस तरफ की ओर करंट फ्लो हो रहा है, पता चलता है ना जी कि करंट इधर से इधर जा रहा है। आप इलेक्ट्रिसिटी का पोल बनाते हैं, एक फेज से दूसरे फेज लाइन लेके जाते हैं, तो आपको तो डायरेक्शन पता चलता है कि करंट इधर फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट साइड पे करंट फ्लो होता है। मान लेते हैं कि दो वायर है, एक वायर इधर से जोड़ दिए हैं, एक वायर इधर से लेके आ रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि करंट क्या हो रहा है, इधर से फ्लो होकर आ रहा है या फिर इधर से फ्लो होकर आ रहा है। और इधर से हम लोग करंट को फ्लो किए हैं, इधर से एक किट बना के रखे कि दोनों साइड से करंट फ्लो हो रहा है, बीच में एक नया नोड है और यहां से करंट एक वायर जुड़ा हुआ है। मैग्नीट्यूड भी है, मान लेते हैं 1 एम्पीयर करंट है, इधर से 1 एम्पीयर का आ रहा है, उधर से 2 एम्पीयर करंट आ रहा है। देखिए मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। होना क्या चाहिए इसको? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। ऐसा क्यों है? तो थोड़ा सा हम आपका जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे। अब आपको डेफिनेशन में ये याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटी हम लोग वैसे फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसके डायरेक्शन पर जिसके मैग्नीट्यूड पर डायरेक्शन का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगर मैग्नीट्यूड पर, अगर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड पर डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ेगा तो क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। आइए एक एग्जांपल और बताते हैं। हम लोग मान लेते हैं फोर्स को लेते हैं, बल लेते हैं, बल, फोर्स, बल के बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग याद किए हुए हैं कि बल क्या है? सदिश राशि है, क्योंकि इसके पास क्या है? डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। इसके पास, इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसे समझिएगा। हम अभी क्या बताएं कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा उस पर डायरेक्शन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इधर से 1 एम्पीयर आ रहा है, इधर से 2 एम्पीयर आ रहा है, और अगर मान लेते हैं यहां पर 2.9 एम्पीयर करंट फ्लो करता है, या फिर हम इस डायरेक्शन पे ले लें कि यहां पे भी कितना फ्लो करेगा? 2.9 एम्पीयर। मतलब डायरेक्शन को बदल देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन फोर्स की कंडीशन में समझिए, मान लेते हैं इस साइड से 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं इस साइड से कितना लगा रहा है? 1 न्यूटन फोर्स। इसके ऑपोजिट साइड से, इस साइड से आपको फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन। कितना लग रहा है? 4 न्यूटन। अब इसका रिजल्टेंट क्या कहिएगा? आप जरूर कहिएगा इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी 4 - 1 3 न्यूटन। वस्तु इस साइड पे मूव करेगा। यही अगर हम लोग केवल डायरेक्शन को चेंज कर दें, उस वस्तु को सेम रखें कि यहां से 1 न्यूटन, इधर से 4 न्यूटन, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 4 + 1 5 न्यूटन। कहने का मतलब डायरेक्शन हम चेंज कर दिए, उसका रिजल्टेंट क्या हो गया? बदल गया। यानी जब डायरेक्शन को बदलने पर उसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बदल जाए या उस पर इफेक्ट करे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। यानी अब डेफिनेशन में हम लोग ये कहेंगे कि वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके डायरेक्शन को बदलने पर उसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? बदल जाए, तो वो क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर डायरेक्शन बदलने पर उसके मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट ना पड़े, मैग्नीट्यूड जस्ट का तस बना रहे, जैसे यहां पर समझिए, चाहे आप इधर से 1 एम्पीयर लेके आए, दोनों को 1 एम्पीयर यहां से, 1 एम्पीयर यहां से, और रिजल्टेंट मान लीजिए आपका 2.9 एम्पीयर ही है। 0.1 एम्पीयर मान लेते हैं रेजिस्टेंस में खत्म हो गया, प्रतिरोध कारण खत्म हो जा रहा है, तो क्या हुआ? कोई वैल्यू में चेंज आया क्या? 2.9 एम्पीयर ही है। यानी इस तरह की क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो आपको रटना नहीं है कि लेंथ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। आप सीधा उसको सोचिएगा कि अगर हम लोग लेंथ की बात करें, लंबाई हम लोग किसे कहते हैं? कि तय की गई दूरी। अब हम किधर भी दूरी तय किए, कोई भी डायरेक्शन चेंज करके दूरी तय किए, कहलाएगा तो दूरी, तो वो क्या होगा? स्केलर होगा। हम जिधर भी गए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी घूम लिए, तो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा, क्योंकि डायरेक्शन का हमारा जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन डायरेक्शन बदलने पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो बदल जाता है। इसी कारण से डिस्प्लेसमेंट किस पे आ जाता है? वेक्टर क्वांटिटी पे आता है। हम लोग द्रव्यमान की बात करते हैं, मैटर, द्रव्यमान, मास। तो किसी भी मैटर का जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, उसको आप किधर से भी तोल लीजिए, वो तो उतना ही रहेगा।
द्रव्यमान को आप चांद पे भी लेके जाइएगा तो वो सेम रहेगा। ये भी हम लोग मिस्टेक करके आते हैं कि चांद पे ले जाने पर भार बदल जाता है, द्रव्यमान नहीं। तो इस बात पे भी ध्यान कीजिएगा। हम लोग जो 1 kg 2 kg की बात करते हैं, द्रव्यमान को देखते हैं, वो द्रव्यमान है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो वेट नहीं है। इन जनरली हम लोग क्या कह लेते हैं कि वेट है, पर वो वेट नहीं, क्या है, मास है। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। आपका अर्थ के इस कोने में जितना मास होगा, आप कहीं पर भी चल जाइए, आपका मास उतना ही होगा। मास कहने का मतलब आपके अंदर प्रेजेंट में जो भी कोशिकाएं हैं या किसी के अंदर प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स है, वो क्या घट बढ़ जाएगा, घटेगा जी, नहीं ना घटेगा, वो तो सेम रहेगा। यानी मास हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। उसको आप कहीं भी लेके जाइए, पोल पे ले जाइए, इक्वेटर पे ले जाइए, चंद्रमा पे ले जाइए, या फिर मार्स में ले जाइए, मंगल ग्रह में ले जाइए, हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी हम कहना क्या चाह रहे हैं कि आपको इस तरह से याद करना है कि उस क्वांटिटी जिस पर आपको प्रभाव ना दिखे, जिस पर आपको कोई इफेक्ट ना दिखे, उसको आप क्या कह दीजिएगा, स्केलर। और जिस पर आपको इफेक्ट दिखे उसको आप क्या दीजिएगा, वेक्टर। जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। अब जैसे डायरेक्शन चेंज कीजिएगा डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा। आपका वेलोसिटी, वेग, आपका एक्सीलरेशन। हम लोग जानते हैं कि अगर वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो एक्सीलरेशन क्रिएट होगा। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ऑटोमेटिक सी बात है। एक्सीलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। वही अगर हम लोग बात करें लेंथ, पावर, द्रव्यमान यानी कि मास, ये सब क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अच्छा, आपके लिए सवाल है, आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि हमारा जो वर्क है, वर्क ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जाना, और फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में जाना, स्केलर और वेक्टर। इसमें जितने सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं उसको आप एक एक करके कैटेगराइज करके अपने से खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। हम बात करें वॉल्यूम, आयतन, वो वेक्टर होगा, स्केलर होगा। किसी भी चीज का वॉल्यूम को आप कहीं से भी रखिए, उसका वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना जी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। डेंसिटी वेक्टर होगा, स्केलर होगा। मोमेंटम वेक्टर होगा, स्केलर होगा। इन सबको अपने से देखिए और अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। हम लोग जो याद कर लेते हैं, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, यहां तक तो ठीक है। एग्जाम हॉल में जाने के बाद नया नाम जहां दिखा, पता नहीं वेक्टर है कि स्केलर है, तो इसीलिए अपने से कैटेगराइज करके लिखते चलिएगा। और जैसे जैसे नया नया फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे, वहां पे आपको बताते चलेंगे ये फिजिकल है कि स्केलर है। उससे भी आपको आइडिया बनते चलेगा कि कैसे, आपको बता तो दिए ही हम, साथ ही आपको दिखेगा कि हाँ वेक्टर और स्केलर कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो वेक्टर और स्केलर के बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो मेजरमेंट, मापन चैप्टर पढ़ना है। तो अब आप लोग हेडिंग लगाइए मापन यानी कि मेजरमेंट। पहला टॉपिक हमारा यही रहेगा, मापन, मेजरमेंट। किसकी मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट। जितने सारे फिजिकल क्वांटिटी की हम बात किए, चाहे वो फोर्स का हो गया, चाहे वो डेंसिटी का हो गया, चाहे वो वॉल्यूम का हो गया, चाहे वो वेग का हो गया, चाल का हो गया, किसी भी चीज का हम लोग क्या करेंगे, उसको मापन करेंगे, मेजर करेंगे। क्लियर है। अब हम लोग पूरा फिजिक्स में मेजर करने के लिए क्या करते हैं, एक तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं और दूसरा उसका यूनिट लेते हैं। अब भैया ये यूनिट क्या लेते हैं, कहने का मतलब हम लोग किसी दुकान में जाके ये नहीं कहते हैं कि भैया चावल 1 दीजिए, क्या केवल ये कहते हैं कि 1 चावल दीजिए, दुकानदार भी 1 चावल पकड़ा के भेज देगा, कोई फायदा होगा। हम लोग क्या कहते हैं, 1 केजी चावल दीजिए, केजी मतलब किलोग्राम, 1 किलोग्राम चावल दीजिए, यही कहते हैं ना जी, यही कहते होंगे। या फिर दुकान में जाते हैं, कई मान लेते हैं कपड़ा दुकान में जाकर ऐसा बोले कि भैया एक काम कीजिए ना, 1 लीटर कपड़ा मेजर कर दीजिए, हमको दीजिए शर्ट बनाना है, 1 लीटर कपड़ा दीजिए। दुकानदार तो थोपिया के भेज देगा, भेजेगा ना जी कि भैया लीटर में कपड़ा कब से बिकने लगा। तो जो हम ये लास्ट का प्रीफिक्स जोड़ रहे हैं, केजी जोड़ रहे हैं, लीटर जोड़ रहे हैं, तेल लेने जाते हैं तो लीटर में मांगते होंगे, 1 लीटर तेल दीजिए, कपड़ा लेने जाते हैं तो मीटर में मांगते होंगे, भैया 1 मीटर कपड़ा का मेजरमेंट कर दीजिए। ये जो लास्ट हम लोग लीटर, मीटर, केजी, ये जो प्रीफिक्स हम लोग जोड़ रहे हैं, ये क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है।
क्लियर है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कहलाता है, यूनिट्स कहलाता है। तो हम लोग क्या बात की है, ये आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड कह सकते हैं आप इसको, एक क्वांटिटी है, परिमाण कह सकते हैं। और ये इसको क्या हुआ, डिनोट किया, परिभाषित किया कि भैया ये क्या है, मास के बारे में बात कर रहा है। वो किसी का भी मास हो सकता है, चावल का भी हो सकता है, आटा का भी हो सकता है, किसी भी प्रोडक्ट के मास के बारे में चर्चा कर रहा है। वही अगर हम लोग लीटर की बात करेंगे तो वो कहेगा कि भैया ये कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है ये क्या कर रहा है, वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है, वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा होगा। मीटर कहेंगे तो कहेगा कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति लेंथ के बारे में चर्चा कर रहा है। किसके बारे में, लेंथ के बारे में। हाँ, जो अभी हम आपको बात किए कि दुकान में जाकर हम लोग कहते हैं कि 1 लीटर कपड़ा दीजिए और दुकानदार भगा देगा, वो अभी इसलिए भगा देगा क्योंकि हम लोग एक पैरामीटर बना दिए हैं कि लेंथ की जब भी बात करेंगे तो मीटर में बात करेंगे। अगर उस समय, जिस समय इसको हम लोग अपना रहे थे, अडॉप्ट कर रहे थे, वैसा होता था कि लेंथ को मेजर करने के लिए अगर लीटर को अडॉप्ट कर लिए थे तो आज हम लोग कहते दुकान में जाके कि भैया 1 लीटर कपड़ा दे दीजिए, और सुनने में अजीब भी नहीं लगता। क्यों नहीं अजीब लगता, क्योंकि हम लोग आधे हो जाते हैं। हम लोग बचपन से ही मीटर सुन रहे हैं, इसलिए मीटर ही अच्छा लगता है। लीटर बोलने से सुनने में भी अच्छा लगता नहीं है, अटपटा सा लगता है, और दुकानदार तो जो मारेगा वो अलग। तो उस समय इसको अडॉप्ट ही किया गया था कि लेंथ के लिए क्या होगा, वॉल्यूम के लिए क्या होगा, डेंसिटी के लिए क्या होगा, फोर्स के लिए क्या होगा, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट्स को डिफाइन किया गया था। और इन सबको हमें जानना है। आइए, किस प्रकार से ये यूनिट आना स्टार्ट हुआ और किस प्रकार से हमारे सोसाइटी ने या हमारे अलग अलग कंट्री ने इसको अडॉप्ट किया, इन सब बातों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात की, जब सभ्यता की प्रारंभ होता है, जब सभ्यता स्टार्ट होती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग सभ्यताएं रहती है, तो बहुत तरह के मापन विद्या स्टार्ट होती है। सबसे पहला जो मापन विद्या हमारे यहाँ पर स्टार्टिंग की बात करें तो वो कोई स्पेशलाइज कोई सिस्टम नहीं था, वो था वस्तु विनिमय प्रणाली। इसको हम लोग वाटर सिस्टम कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। आप लोग सुने ही होंगे इसके बारे में, वस्तु विनिमय प्रणाली। वाटर सिस्टम बोलिए इसको, या फिर एक्सचेंज सिस्टम बोलिए। ये सिस्टम क्या था, एक प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट, मतलब कोई मेजरमेंट नहीं। हम किसी के पास 1 बोरा प्याज लेके गए, बदले में हो सकता है 1 बोरा आलू लेके आ गए। तो हमारे पास प्याज ज्यादा है, सामने वाले के पास आलू ज्यादा है। केवल क्या किया हम लोग, वस्तु का आदान प्रदान की। तो जब वस्तुओं का केवल आदान प्रदान होता था, इस तरह के चावल लेके गए, गेहूं लेके आ गए, चीनी लेके गए, आटा लेके आ गए, तो एक वस्तु के बदले, एक सामान के बदले जब दूसरा सामान मिलता था तो इसको हम लोग क्या कहते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली। फिर हम लोग देखिए धीरे धीरे सिक्के का भी आविष्कार होना स्टार्ट हो गया था। जब सिक्के का आविष्कार हुआ तो हाँ, ये बात होगी कि 2 सिक्के के बदले आपको 1 बोरा चावल मिलेगा, या 3 सिक्के के बदले 1 बोरा आटा मिल जाएगा, प्याज मिल जाएगा। तो इस तरह का सिस्टम चल रहा था कि एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु को ले आना, उसका कुछ मापन को लेके नहीं आना है कि केजी में लाकर आ रहे हैं, कि 2 केजी लेकर आ रहे हैं, 3 केजी, ऐसा सिस्टम नहीं था। मान के चला जा रहा था कि इतना मूल्य का वैल्यू क्या है, इस मूल्य से लगा सकते हैं। इतने का सोने का टुकड़ा है, इसका मूल्य इतना लगा सकते हैं, इतने सामान के बराबर लगा सकते हैं। तो इस तरह का सिस्टम ना केवल भारत में बल्कि विश्व के हर एक कोने में प्रचलित था। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं उपनिवेशवाद का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। क्या होता है उपनिवेशवाद, मतलब ओरिजिनल कंट्री कहीं और रहेगा और गुलाम किसी और देश को बनाएगा। ब्रिटेन को देख लीजिए, ब्रिटेन वर्ल्ड मैप में कहां है और हमारा इंडिया कहां पे है, लेकिन वो ब्रिटेन उस जगह से आकर, अपने देश से आकर हम पर शासन करना चालू कर दिया। ये क्या उपनिवेशवाद है। इस तरह का उपनिवेशवाद का दौर चला और विश्व के जो बड़े बड़े शक्तिशाली देश थे उस समय के, वो दूसरे देशों पर क्या करने लगे, कब्जा करने लगे। अभी हाल फिलहाल में आप पढ़े होंगे कि बारबाडोस जो है वो गणतंत्र हुआ। सोचिए इतने दिनों के बाद, अभी तक उसके ऊपर पर्यवेक्षक राष्ट्र था, अब जाके वो गणतंत्र हुआ। तो भारत हम लोग जानते हैं 26 जनवरी को हम लोग भी गणतंत्र हुए थे, तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो सिंपल सा बात समझिए, इस तरह का जो उपनिवेशवाद का दौर था, तो उसमें उपनिवेश के जो कंट्री थे, जो मेजर कंट्री थे, जो दूसरे को गुलाम बना रहे थे, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, पैसा कमाना, धन अर्जन करना, कि जहां जहां हमारा गुलाम देश है वहां से धन लेके आए और अपने देश का विकास करें। तो इसी चीज के कारण उन लोगों को जरूरत पड़ा कि भैया एक मापन पद्धति तो होना चाहिए।
हम वहां पे धन अर्जन तो कर रहे हैं, लेकिन वहां के जो सामान है, जो संसाधन है, उसको लोगों से कैसे लेके आएंगे? तो एक फिक्स रेट करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट तब ना होगा। अगर फिक्स रेट नहीं होगा तो प्रॉफिट ज्यादा कैसे कमाएंगे? मान लेते हैं कोई दुकानदार बोलेगा कि नहीं, हम क्या करेंगे, 5 आप सिक्का दीजिए तब आपको 1 बोरा चावल देंगे। कोई दुकानदार 2 ही रुपया में दे रहा है या 2 ही सिक्के में दे रहा है। कोई फिक्स रेट तो हो नहीं कि 2 सिक्के में कितना चावल मिले या कितना सामान मिले, कितनी रॉ मटेरियल यहां से लेके जाएंगे। तो ये समस्याएं अंग्रेजों को भी हो रहा था और विश्व के जो तमाम उपनिवेश देश है उन सबको भी हो रहा था। तो इन सब पे मतभेद होने के बाद सबसे पहले एक सिस्टम लाया गया। इस पे ये सिस्टम लाया गया कि हर चीज के लिए, मास के लिए, लेंथ के लिए, समय के लिए एक मात्रा निर्धारित किया जाए और उस मात्रा के आधार पर मूल्य चुकाया जाए। तो विश्व में जो पहली बार जो सिस्टम डेवलप हुआ था वो 2 सिस्टम को लेकर बहुत मतभेद है, एफपीएस और सीजीएस। कि पहले एफपीएस आया था कि पहले सीजीएस आया था, कि ओरिजिनल प्रमाण एकदम एक्यूरेटली कब आया था इसकी जानकारी देना थोड़ा सा असंभव है। दोनों देश जिस क्षेत्र में इसका उपलब्धि हुआ था या जो ये उभर के आया था वो मानते हैं कि हम ही लोगों ने पहले लाया था। खैर, इस तरह का सवाल आएगा भी नहीं। आपको सीधा पूछेगा कि एफपीएस सिस्टम ये है क्या, कहां आया था, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो याद रखिए, सबसे पहले एक सिस्टम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एफपीएस सिस्टम। इस पे एफ का मतलब क्या हो गया, फुट। मतलब लेंथ को मेजर करने के लिए एक यूनिट डाल दिया गया, नाम क्या दिया गया, फुट। मास को मेजर करने के लिए एक यूनिट लाया गया जिसका नाम दिया गया पाउंड। क्या दिया गया, पाउंड। और समय को मेजर करने के लिए इसको लाया गया, उसको नाम दिया गया सेकंड। फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम, एफपीएस पद्धति। इस एफपीएस पद्धति से हमारे एग्जाम में और क्या क्या सवाल बनते हैं। एक तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, ये तो सभी को याद होगा। सवाल पूछता है कि इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रिटिश सिस्टम या फिर ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इसकी जो खोजकर्ता थे जिन्होंने एफपीएस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम था विलियम स्ट्राउड। विलियम स्ट्राउड, इसीलिए कई सारे जगह पर इसको स्ट्राउड सिस्टम भी कहा गया है। गलती से ऑप्शन में आ गया कि एफपीएस सिस्टम का और क्या नाम है, तो ये केवल ब्रिटिश सिस्टम और याद रखिएगा। विलियम स्ट्राउड इनके खोजकर्ता थे, इसीलिए इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, स्ट्राउड सिस्टम भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? एफपीएस से आपका इतना ही सवाल बनेगा। खैर, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है कि कैसे कैसे जनरेट हुआ सिस्टम, कहां कहां किस किस देश में फैला, इतना सारा हमको नहीं जानना है। हमारा सामान्य विज्ञान का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत हमको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। उसमें कम से कम इतना काफी है कि फुट, पाउंड, सेकंड सिस्टम एक क्या कहलाता है, ब्रिटिश सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रिटिश सिस्टम। खोजकर्ता इनके कौन हो गए, विलियम स्ट्राउड। विलियम स्ट्राउड, इसलिए इसको हम लोग स्ट्राउड सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम आता है वो आता है सीजीएस। सीजीएस, इसका पूरा फॉर्म, इसको हम लोग कहते हैं सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, इसको इधर से कर लीजिएगा, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, लगभग सेम ही है। इस पे लेंथ के लिए फुट लाया था, इस पे लेंथ के लिए सेंटीमीटर को लेकर आया। इस पे मास के लिए पाउंड लाया गया था, इस पे ग्राम लाया गया। टाइम के लिए दोनों में क्या रहा, सेकेंड रहा। अब इस सिस्टम से और क्या क्या सवाल पूछेगा, तो देखिए इस सिस्टम को, ये जो हम सीजीएस सिस्टम लिखे हैं, इसके खोजकर्ता कौन थे, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, सीएफ गॉस। क्या लिख लीजिएगा, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इनको सीजीएस सिस्टम का खोजकर्ता माना जाता है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। अच्छा, एक टर्म और लिख लीजिए
कि सीजीएस सिस्टम को बहुत जगह पर फ्रेंच सिस्टम कहा गया है। जैसे एफपीएस को ब्रिटिश सिस्टम कहा जाता है, वैसे सीजीएस को क्या कहा जाता है? फ्रेंच सिस्टम या फिर फ्रेंच पद्धति। इस सब पॉइंट को नोट डाउन करते चलना है। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, खोजकर्ता का कौन हो गया? सीएफ गॉस। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? फ्रेंच सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं पर इसको मैट्रिक पद्धति भी कहा गया है, मैट्रिक पद्धति भी कहा गया है। इन दोनों सिस्टम के बाद जो आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम में पढ़ना है और जो अभी तक चलते आ रहा है, जिसको बाद में इवन के द्वारा अपनाया गया, वो था एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम। एम फॉर मीटर, के से आपका हो गया किलोग्राम, और एस स्टैंड फॉर सेकंड। मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। एमकेएस सिस्टम के बारे में आपको क्या क्या जानना है? तो एमकेएस सिस्टम की जो खोज किया था, जो खोजकर्ता थे, याद रखिएगा 1901 यानी 1901 में एक व्यक्ति थे, नाम था जॉर्जी। इनको एमकेएस सिस्टम का खोजकर्ता के रूप में जाना गया है या श्रेय दिया जाता है जॉर्जी को। परंतु इसको जो फुल फेज में मान्यता मिला, जो लोगों के पास ये सिस्टम पहुंचा, वो 1935 तक लगभग हर एक कंट्री में ये सिस्टम पहुंच चुका था। और ये श्रेय जाता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल को। इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल जो इंस्टीट्यूट था, उन्होंने क्या किया था? एमकेएस सिस्टम को अलग अलग जगह में पहुंचाने की बात की थी। उनका कहना था कि एमकेएस सिस्टम किसी देश या किसी कंट्री से इफेक्टेड नहीं है, एक साइंटिफिक तरीका है फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का। तो एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि इन तीनों सिस्टम में से कौन सा सिस्टम है जो साइंटिफिक तरीका है, एक वैज्ञानिक पद्धति मानी गई है वस्तुओं को मेजर करने के लिए, तो क्या टिक करके आइएगा? एमकेएस सिस्टम। इसको एक साइंटिफिक तरीका मान लिया गया है। इन्होंने अपने सिस्टम को जब जनरेट किया, कुछ इनमें ऐसी बातों को उन्होंने इंक्लूड किया, क्योंकि मीटर के लिए एक स्पेशल चीज को माना कि ये जो लेंथ है, इसी को मीटर कहा जाएगा। और विश्व के जो भी कोने होंगे, वर्ल्ड के किसी भी कोने में चल जाए, इतना लेंथ को क्या मान लेंगे हम लोग? 1 मीटर मानेंगे। इतना ही एक फिक्स अमाउंट कर दिया, इसको हम लोग क्या मानेंगे? किलोग्राम मानेंगे। इसमें थोड़ा सा इशू था फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में या फिर सीजीएस सिस्टम में। हम लोग पाउंड की बात कर लें, जब ब्रिटिश कसर के द्वारा पाउंड को लाया गया, तो इसको लेकर अलग अलग कंट्री में बहुत हेरफेर था। मान लेते हैं कि भारत से जब कुछ रॉ मटेरियल खरीद रहा था, तो 1 पाउंड में मतलब कह दिया कि 5 बोरा सामान को मान लिया 1 पाउंड। और जब अपने वहां पे जाकर यूरोपियन कंट्री में बेच रहा था, तो कहा कि 1 बोरा मतलब 1 पाउंड हो गया। तो वो फिक्स नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसको क्या करना था? प्रॉफिट कमाना था। जब लेने वाला बात आता है तो पाउंड बड़ा हो जाता है, और जब देने वाला बात आ रहा था, पाउंड छोटा हो जा रहा था। पूरा बिजनेस चल रहा था। लेकिन इन्होंने कहा, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल ने कहा, इंस्टीट्यूट ने कहा कि जो एमकेएस सिस्टम है, इसके साथ ऐसा नहीं है, ये साइंटिफिक है, वैज्ञानिक पद्धति है। और बाद में हम लोग देखेंगे एमकेएस सिस्टम का नाम बदलकर हो जाएगा एसआई सिस्टम। इसको लोग कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल सिस्टम। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से एमकेएस सिस्टम क्या बन गया? एसआई सिस्टम बन गया। तो हम लोग कहां तक पहुंच गए थे? एमकेएस सिस्टम तक, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। अभी हम बात कर रहे थे कि इस सिस्टम को बाद में अपना लिया गया और क्या बन गया? एसआई सिस्टम बना दिया गया। यहां से क्या क्या सवाल बनेगा? देखिए, पहले तो ये मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम था ना जी, अभी बता रहे थे मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। हम लोग फिर क्या देखते हैं कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद यूएन का गठन होता है। कब होता है? 24 अक्टूबर 1945 को। एक तरह से इसका पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि जो दुनिया में जो विवाद चल रहे हैं, ट्रेड को लेकर जितने सारे विवाद हो रहे हैं, या फिर जो साम्राज्यवादी नीति चल रहा है, इनको रोक लिया जाए। तो इनको लगता है कि कहीं ना कहीं एक सिस्टम ऐसा करना चाहिए जो पूरे दुनिया को फिक्स कर दे। हमारे जितने सारे कंट्री रहेंगे, जो भी हमारा मेंबर रहेंगे, उन सब में एक ही सिस्टम चलेगा। तो जो ट्रेड का तरीका है वो आसानी से हो पाएगा और किसी को भी मनमुटाव नहीं रहेगा।
कि कहीं एफपीएस चल रहा है, कहीं सीजीएस चल रहा है, कहीं एमकेएस चल रहा है। तो इन तीनों सिस्टम जो मार्केट में अवेलेबल था, इवन को ये लगा कि एमकेएस सिस्टम क्या है, कहा जा रहा है कि साइंटिफिक है, तो क्यों ना एमकेएस सिस्टम को ही अपना लिया जाए, क्यों ना हम लोग क्या करें, एमकेएस सिस्टम को ही अपना लिया जाए। इधर एमकेएस सिस्टम में क्या परिवर्तन आए, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये तीनों तो था ही। 1939 में एमकेएस में ही एक नया सिस्टम जोड़ दिया गया, एक नया फिजिकल क्वांटिटी के लिए, वो था इलेक्ट्रिक करंट। और 1939 में इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक नया सिस्टम को जोड़ दिया गया, उसका नाम दिया गया एम्पियर। क्या नाम दिया गया, एम्पियर। क्लियर है? तो 1939 में जब इसमें एम्पियर को जोड़ा गया और यूएन ने जब ये डिसाइड कर लिया कि हमें एक सिस्टम को अपनाना है, तो इन्होंने एमकेएस सिस्टम को 1948 तक अपना लिया, अडॉप्टेड कर लिया। कब तक, 1948 तक। लेकिन जो पब्लिश करता है एसआई सिस्टम को, जो यूएन के द्वारा या अंतरराष्ट्रीय मापतौल विभाग के द्वारा जब पब्लिश किया जाता है, वो किया जाता है 1960 को, 1960 को। अच्छा, इसी बीच में एक वर्ड हम लेके आए, अंतरराष्ट्रीय मापतौल विभाग। यहां से सवाल बन सकता है कि ये जो सारा सिस्टम को रेगुलेट करता है, एसआई सिस्टम को रेगुलेट करता है, करता कौन है? तो अंतरराष्ट्रीय मापतौल विभाग, इंटरनेशनल वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट। लिख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय मापतौल विभाग। अंतरराष्ट्रीय मापतौल विभाग। अभी हम क्या बता रहे थे कि 1958 में एमके सिस्टम को अपना लिया गया और अंतरराष्ट्रीय मापतौल विभाग के सहारे या इसको ये जिम्मा दिया गया कि आप इस सिस्टम को आगे बढ़ाइए और रेगुलेट कीजिए। और फाइनली अंतरराष्ट्रीय मापतौल विभाग और यूएन के द्वारा 1960 में एक सिस्टम पब्लिश कर दिया गया, जिसे नाम क्या दिया गया, एसआई सिस्टम। सिस्टम इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल सिस्टम, यानी एसआई सिस्टम। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय मापतौल विभाग में एक दो पॉइंट और लिख लीजिए, मे भी एग्जाम में पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय मापतौल विभाग जो एसआई सिस्टम को रेगुलेट करता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1875। कब होगी इसकी स्थापना? 1875 को, 20 मई 1875। डेट ऐसे जरूरी नहीं है, 1875 याद रखिए। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? फ्रांस। हेडक्वार्टर कहां हो गया? फ्रांस। यही अंतरराष्ट्रीय मापतौल विभाग है जो एसआई सिस्टम को रेगुलेट करता है यूएन के बिहाफ पे। आगे बात करते हैं। जिस समय 1960 में एसआई सिस्टम को मार्केट में लॉन्च किया गया, अंतरराष्ट्रीय मापतौल विभाग की मान्यताएं मिल गई, यूएन का मान्यताएं मिला, उस समय इस पे कुल अगर सिस्टम की बात करें, जो मूलतः सिस्टम लाया गया, पहले से 3 तो था ही, एक इलेक्ट्रिक करंट चौथा, और 2 इस पे और ऐड कर दिया गया। 1960 में जब पब्लिश हुआ, कुल कितना के साथ? 6 मात्रक के साथ। हम कह सकते हैं 6 मात्रक या 6 मूल मात्रकों के साथ। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर और कौन सा था? केल्विन और कैंडेला। कौन सा हो गया? केल्विन और कैंडेला। हम लोग जानते हैं टेम्परेचर का क्या हो जाएगा? केल्विन। और जो ज्योति तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी का क्या होता है? कैंडेला। और बाद में 1970 के दशक में एक नया यूनिट या फंडामेंटल यूनिट इस पे जोड़ दिया जाता है, इसका नाम रहता है मोल। किस चीज के लिए? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, कि पदार्थ की जो मात्रा होती है उसका मात्रक क्या होगा? मोल होगा। और कुल टोटल कितने हो जाते हैं? 7 फंडामेंटल यूनिट हो जाते हैं। फंडामेंटल कहने का मतलब मूल मात्रक हो जाते हैं। देखिए, जितने सारे हम मूल मात्रक की बात किए, चाहे मीटर की बात किए, किलोग्राम की बात किए, सेकंड की बात किए, एम्पेयर की बात किए, टेम्परेचर यानी केल्विन की बात किए, कैंडेला की बात किए, मोल की बात करें, इसको फंडामेंटल इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है।
इंडिपेंडेंटली हम लोग बोल दिए कि ये क्या है, मोल है, ये क्या है, केल्विन है, ये क्या है, कैंडेला है। किसी दूसरे के सहायता से हम लोग नहीं निकाले, इंडिपेंडेंटली निकाल दिए। इसीलिए ये सब जो यूनिट क्या कहलाए, फंडामेंटल यूनिट कहलाए। और एट प्रेजेंट भी हमारे पास कितने फंडामेंटल यूनिट है, 7 फंडामेंटल यूनिट है। इसके बाद जितने सारे यूनिट हमें निकले उसको हम लोग नाम दिए डेराइव्ड यूनिट। क्या नाम दिए, डेराइव्ड यूनिट, मतलब व्युत्पन्न मात्रक। और 2 स्पेसिफिकली मात्रक लिए जिसको हम लोग नाम दिए सप्लीमेंट्री यूनिट, यानी को फंडामेंटल यूनिट, यानी एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। इन दोनों को हम लोग को फंडामेंटल या फिर सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट मान लेते हैं। बाकी जितने सारे यूनिट हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेराइव्ड यूनिट। क्या होता है डेराइव्ड यूनिट, कहने का मतलब समझिएगा। अगर हम वर्ड यूज किए हैं चार्ज, यानी कि स्पीड, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, दूरी बटे समय। तो हम लोग यूनिट निकालते कैसे हैं, पर एक डिस्टेंस का यूनिट निकालते हैं कि दूरी का क्या यूनिट है। हम लोग अभी क्या लिखे कि दूरी का यूनिट मीटर, लेंथ मतलब दूरी, ऊपर हम लोग लिख लेते हैं मीटर, और नीचे क्या लिखते हैं, समय यानी कि सेकंड, और फिर हम लोग लिखते हैं मीटर पर सेकंड। तो ये जो मीटर पर सेकंड हम लोग डिराइव किए, ये मीटर और सेकंड से निकला जी। अगर मीटर और सेकंड नहीं रहेगा तो क्या मीटर पर सेकंड निकलेगा। उसका एग्जांपल और ले लीजिए, मान लेते हैं हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन की, त्वरण की। तो हम लोग क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर। तो ऊपर में यानी वेग रहेगा, वेग में परिवर्तन की दर मतलब ऊपर में रहेगा क्या, वेग, और दर कहने का मतलब समय। हम लोग ये भी जानते हैं कि वेग का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। सेम प्रोसेस, जहां पर दूरी है यहां पर विस्थापन लिखा जाएगा, तो विस्थापन भी तो लेंथ ही है, वेग का मीटर पर सेकंड और नीचे फिर सेकंड, और क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो यूनिट निकला इसकी मदद से, मीटर और सेकंड की मदद से, मतलब ये जो 7 हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है, इसी के हेल्प से हम लोग बाकी सारे का यूनिट निकालते हैं। इसलिए ये 7 कहलाते हैं फंडामेंटल, बाकी क्या कहलाता है डिराइव्ड, यानी व्युत्पन्न। और 2 के बारे में जो हम चर्चा किए, एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, इसे हम लोग को फंडामेंटल कहते हैं। कि वो इंडिपेंडेंट तो है लेकिन उसके सहायता से दूसरे नहीं निकाल सकते। ये सबको देखिए, फंडामेंटल एक क्या है कि खुद तो इंडिपेंडेंट है और इसके मदद से हम लोग दूसरे का यूनिट निकाल रहे हैं, तो नाम दे दिए फंडामेंटल। और उसको को फंडामेंटल क्यों कहे, वो भी इंडिपेंडेंट है लेकिन उसके सहायता से हम दूसरे का यूनिट नहीं निकालते हैं, इसलिए पूरी तरह से उसको हम लोग फंडामेंटल नहीं माने, को फंडामेंटल मान लिया, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल मान लिए। बाकी जितने सारे निकलेंगे वो सब क्या कहलाएंगे, डिराइव्ड यूनिट कहलाएंगे। हाँ, कुछ कुछ यूनिट का स्पेसिफिकल नाम है, जैसे फोर्स का होता है न्यूटन। तो आप कहिएगा वो तो अलग से एकदम इंडिपेंडेंट है, वो किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए, उसकी जो योगदान है उसको दिखाने के लिए एक सिंबल के रूप में यूज किया जाता है। असल में फोर्स का यूनिट तो यही निकलेगा, केजी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, किलोग्राम, ग्राम, मतलब यही 7 का यूज करके हम सबका निकालेंगे। क्लियर है? सबको बात समझ में आ रहा होगा? अब आगे देखिए, तो इसी 7 फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट के बारे में हमें आगे पढ़ना होगा। हाँ, लेकिन जितने सारे टर्म आपको बताया गया सभी को याद रखिएगा कि जब 1948 में इसको अपनाया गया, 1960 में इसको पब्लिश किया गया, जिस समय पब्लिश किया गया उस समय इन चारों के साथ 2 और जोड़ दिया गया, कैंडेला और केल्विन और कैंडेला। और बाद में 1970 के दशक में, 65-70 के दशक में एक नया यूनिट को जोड़ा गया, इसका नाम क्या दिया गया, मोल। और एट प्रेजेंट कितने हो गए, 7 फंडामेंटल यूनिट हो गए। तो सीक्वेंस को भी याद रखिएगा, पहले देखिए मीटर, किलोग्राम, सेकंड पहले से था। 1939 में इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर को जोड़ दिया गया। 1960 में टेम्परेचर के लिए केल्विन और लाइट इंटेंसिटी के लिए कैंडेला को जोड़ दिया गया। और बाद में क्या जोड़ा गया, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। और कुल कितने हो गए, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। क्लियर है? किसी को डाउट नहीं होगा? अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, इसका क्या क्या अलग अलग फॉर्म है। और एग्जाम में जो सवाल पूछता है कि 1 किलोमीटर में कितना नॉटिकल माइल या 1 पाउंड में कितना ऑन्स, 1 पार्सेक क्या होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है,
वन लाइट ईयर क्या होता है, इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इन सब का ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट है, इसका हम लोग सिंबल कि किस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, ये सब हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।